नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन पर दिया जोर। हर्षिल में एक जनसभा में कहा, हर सीजन में टूरिज्म रहना चाहिए ऑन। मुखबा में मां गंगा का किया दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकवादी गिरफ्तार। जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीह। पिछले साल पंजाब में न्यायिक हिरासत से हुआ था फरार। तमिलनाडु में आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सेंथिल बालाजी पर वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे कई गंभीर आरोप। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसान संयुक्त मोर्चा ने कल लुधियाना में बुलाई आपात बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। उत्तरकाशी स्थित मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। उस वक्त मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री जाएगी। गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवास वहीं होता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 1 दशक में इंफ्रा विकास हुआ है। ऐसे में विंटर में डेस्टिनेशन वेडिंग, योग, आयुर्वेद और कॉरपोरेट मीटिंग के लिए उत्तराखंड बेहतर है। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। हिमाच्छादित शिखरों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही भागीरथी का तेज प्रवाह और मनमोहक दृश्यों को प्रधानमंत्री ने देखा। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, जो गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहीं पर एक ग्लेशियर से भागीरथी की धारा निकलती है। उत्तराखंड के ही गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में जब भागीरथी की धारा में अलकनंदा समाहित होती है, तब सदानीरा गंगा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, लेकिन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा।
साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। मुखबा में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो कि समृद्ध भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति पीएम के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जादोंग और पीडीए के लिए मोटर बाइक एवं एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी भी दिखाई। सीमावर्ती निलांग जादोंग पीडीए का क्षेत्र बहुत ही मनमोहक शीत मरुस्थलीय पठार है, जो अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। और प्रधानमंत्री की आज की उत्तराखंड के 1 दिवसीय इस यात्रा के कई मायने हैं। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और उर्मिलेश हमारे साथी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उर्मिलेश, आप ही के पास आते हैं। प्रधानमंत्री का इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विंटर टूरिज्म से लेकर आधारभूत संरचना को लेकर जो एक तरह से डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है, उसका एक बड़ा असर, साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए आने वाले समय में किस तरह से आजीविका और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, उसके लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए उत्तराखंड में जो 1 दिवसीय दौरा था, तमाम रिपोर्ट में आपने भी दिखाया दर्शकों को कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि जो आज शीतकालीन यात्रा की जो बात प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री अपने जो जनसभा में भाषण दिए है उसमें तमाम जो उन पहलुओं पे जो है बात की है, जो यहाँ के लोगों के जो है हमेशा से एक डिमांड रही है या यहाँ के लोगों के मन में रही है कि जब गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट जो है आता है, और लेकिन सर्दियों में की बात की जाए तो यहाँ टूरिस्ट जो है बिल्कुल नहीं आता है या कम मात्रा में आता है। वो टूरिस्ट आता है जो है साहसिक पर्यटन करना चाहता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है रोजगार के जो साधन हैं बहुत सीमित हो जाते हैं। वहीं गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में यहाँ पर जो है देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा काफी अहम रही है और तमाम बातें उन्होंने अपनी जनसभा में कही है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी की होती है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा उसके लिए कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी से बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही है। तब चाहे वो रोड ऑल वेदर रोड की बात हो, हवाई जहाज की बात हो या फिर रेलवे की बात हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट हो उससे भी आग्रह किया है कि आप जो है सर्दियों में यहाँ अपना सेमिनार करिए, यहाँ अपनी गोष्ठियां करिए, यहाँ अपनी मीटिंग्स करिए। तो निश्चित तौर से उत्तराखंड में अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में पर्यटन का है और साथ ही यहाँ पर जो है रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं अगर पर्यटन यहाँ पर आता है, पर्यटक आता है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री के ये दौरा जो है काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऋतु, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में 13 जिले से 13 उत्पाद यहाँ पर आए थे और आप जानते होंगे कि अगर हर्षिल का जिक्र हो तो राजमा का जिक्र जो है स्वाभाविक है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री करते हैं। तो निश्चित तौर से हर्षिल की राजमा जो है दुनिया भर में जो है प्रसिद्ध है और आज वो एक नया जो है फलक पे चढ़ी है। ये कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक फलक मिला है, जिससे कि प्रधानमंत्री ने राजमा का जिक्र किया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ऋतु, प्रधानमंत्री आज हर्षिल में आई, आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने, जैसा आपने कहा है कि उन्होंने राजमा की बात कही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद हमारे दर्शकों को पता ना हो। प्रधानमंत्री जी पे एक फिल्म बनी थी, बायोपिक बनी थी प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी जब पहला टर्म खत्म कर रहे थे अपना, तो दूसरे टर्म का जब इलेक्शन हो रहा था उससे पहले एक फिल्म बनी थी उन पर। वो फिल्म का यहाँ पर शूट हुआ था, उनका कश्मीर वाला सेक्शन। तो मैं उस फिल्म का क्रू मेंबर रहा हूँ और मैंने उस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन किया है। और उस टाइम हमने देखा कि उस टाइम बर्फ पड़ी हुई थी और ऐसी स्थिति थी विंटर टूरिज्म की जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनकी
फिल्म जब उनकी आत्मकथा पर एक फिल्म बन रही है, उससे यहाँ इतना रोजगार का सृजन हो गया था। यहाँ मुंबई के यहाँ कम से कम 300-400 लोग आके यहाँ रहे थे पूरे 15-16 दिन, और यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार मिला था कमरे के। तो उनके जब उनके आने के आभास, मतलब उनकी एक स्मृति को याद करते ही जब हमको रोजगार मिल रहा है, तो आज वो साक्षात यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है और इसका हमें बहुत फायदा होगा। आप कहाँ से आए हैं और प्रधानमंत्री के आने से कितनी खुशी हुई है? मैं रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का कि वो यहाँ पे आए, और हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हमें उनके मतलब आने की बहुत ही खुशी है। और सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जिला रुद्रप्रयाग उद्योग विभाग से हूँ। या हमारा केदारनाथ सोविनियर है, वहाँ चारों रुद्रप्रयाग में जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें हमें 50% फायदा होता है। मैं अपनी माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, हमें जो यात्रा सीजन में जो मूर्तियाँ होती हैं वो उनकी फायदे की बात करूँ तो हमें जो बाहर के यात्री आते हैं तो उनमें से मतलब 50% लोग उन मूर्तियों को अपने यहाँ ले जाते हैं, और जो यात्रा हेली से करते हैं तो उसमें आप हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा सोच विचार करें। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। आप कहाँ से आई हैं? और प्रधानमंत्री का सपना है महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का, आपको लगता है पहाड़ में महिलाएं लखपति दीदी बनी है? सर, मुझे आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, और जो उन्होंने हमसे कहा कि मैं लखपति दीदी बनाऊंगा वो उन्होंने बना के दिखाया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, जिन महिलाओं ने मायका और ससुराल के अलावा कहीं देखा नहीं था, आज वही महिला आगे आकर के देश विदेश के माल बना रही है, उनके बने हुए प्रोडक्ट बन रहे हैं। और आज मैं तो ये सपने में भी नहीं सोचती कि मैं कभी हर्षिल आऊंगी करके। बिल्कुल उर्मिलेश, पहाड़ की महिलाएं कर्मठ होती हैं ये कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से आपके साथ ये महिला है, उन्होंने कहा कि मायका और ससुराल के अलावा कुछ नहीं देखा था। आज वो जब महिलाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं तो ये एक बड़ी बदलाव की एक तरह से संकेत हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में सरकार 10 साल हो चुका है। 10 साल में उत्तराखंड में आधारभूत संरचना का एक बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। क्या आपको लगता है आज की प्रधानमंत्री की यात्रा, जिस तरह से विंटर टूरिज्म को लेकर वो एक तरह से एक प्रमोशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड की हैं उसको लोगों के सामने रख रहे हैं? लक्षद्वीप में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, उनकी यात्रा रही, नए अवसर एक तरफ उन्होंने दिखाए और उसका एक बड़ा असर वहां के रेवेन्यू में दिखता है। उत्तराखंड की आज की यात्रा को आप प्रधानमंत्री की किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ही से एक अच्छा संकेत मानता हूं, एक अच्छी पहल मानता हूं। देखिए, मोदी जी जब राजनीति में नहीं आए थे तब भी वो एक यायावर की जिंदगी जी रहे थे, और उनका उत्तराखंड से क्या कहिए कि पूरा बहुत बड़ा स्नेह रहा है। हिमालय की कंदराओं में जा करके वो बहुत समय तक अपना उन्होंने गुजारा हुआ है। जब भी उनको शांति की ऐसी होती थी तो वह हिमालय की गोद में चले जाते थे। तो जैसा कि आपने कहा, अगर आप देखिए पिछले 10-15 वर्षों में उत्तराखंड समेत जैसे कि पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है उससे उत्तराखंड अछूता नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और याद कीजिएगा, कुछ समय पहले, शायद एक पिछले साल या कब, मोदी जी गए थे माणा, और जब माणा में उन्होंने कहा था कि ये भारत का आखिरी गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव है, तो मैंने देखा था कि वहां के निवासियों के चेहरों पर जो एक सम्मान की लाली आई थी, दिखाई पड़ी थी। और तब से मोदी जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में और ये पूरा कुमायूं और गढ़वाल दोनों जगह पे इतना बड़ा पर्यटन के लिए इतने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगर उनका विकास किया जाए, एक ढंग से किया जाए, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में जिसको हम स्विट्जरलैंड और फलाना कहते हैं, और ही कोई चला जाए तो वो भूल जाएगा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल रामकृपाल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग हो, कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो, और इस तरह से विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से मुद्रा लोन की एक योजना बनाई गई है। तो कई ऐसे एक तरह से आयाम उन्होंने आज सामने रखे हैं देश के भी, उत्तराखंड के निवासियों के लिए भी, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव, युवाओं के लिए रोजगार की कई ऐसी बड़ी संभावनाएं हैं जो
दिखाई देती हैं उत्तराखंड में, जिन पर आगे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, आपका भी, उर्मिलेश आपका भी। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का, और हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के अपने दौरे में कई बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि होम स्टे से पर्यटन और लोगों की आय में वृद्धि होगी। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की बात भी की प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में। और बात तेलंगाना की, बड़ी खबर, तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एमएलसी ग्रेजुएट क्षेत्र से चिन्नामेल अंजिरेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कुमारैया की जीत हुई है। चिन्माइल अंजी रेड्डी को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपति ने चुनाव का विजयी प्रमाण पत्र दिया। अंजी रेड्डी को दूसरे प्राथमिकता के मतों की गिनती के बाद 5106 मतों से जीत मिली है। उन्हें कुल 98,637 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 93,531 मत प्राप्त हुए। अपनी जीत के बाद मीडिया को दिए एक बयान में अंजी रेड्डी ने एमएलसी के रूप में अपना वेतन छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए धन का योगदान करने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेहद गर्व है, जो बड़ी मेहनत से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि विजयी उम्मीदवारों को बधाई। केंद्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारें राज्य के लोगों की सेवा करती रहेंगी और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। के लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। और आपके लिए, आप किस तरह से देखते हैं इस जीत को? क्या बड़े परिवर्तन की तरफ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बढ़ रही है? तीन सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल करना, ये संकेत है तेलंगाना के अंदर लोग मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार 1 साल हो गया यहाँ सरकार बनने के बाद, जो भी गलत वादा किए चुनाव के समय में और गारंटी के नाम पे लोगों को गुमराह किया और 420 वादे किए, मगर आज जो हमारे स्नातक वोटर थे और अध्यापक वर्ग के वोटर थे, लगभग तेलंगाना के अंदर ये 3 चुनाव में मेरे ख्याल से 17 में 12 पार्लियामेंट क्षेत्रों में और 119 विधानसभा क्षेत्रों में 72 क्षेत्रों का लोगों का मत था। तो ये संकेत है, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए लोग बदलाव चाह रहे। जिस तरह 10 साल हमारा क्षेत्रीय दल बीआरएस सरकार परिवारवाद भ्रष्टाचार सरकार चलाए, तो अचानक कांग्रेस सरकार में आ गई, मगर उनका पर्दाफाश हो गया। अब जिस तरह देश भर में जो लहर मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गरीब कल्याण योजना और तेलंगाना के आम जनता भी चाहती है कि डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनना चाहिए। ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना के अंदर बीजेपी सरकार बनने वाले, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहे, उसी तरह आज तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं। ये बड़ी जीत हासिल, ऐतिहासिक जीत है। और सत्ताधारी कांग्रेस ने तीनों में एक ही उम्मीदवार को रखे, वो भी उनका जो एमएलसी था वहां पे भी ये पराजित हो गया कांग्रेस। और बीआरएस तो कम से कम चुनाव में तो अपने प्रत्याशी को तो उम्मीदवार को तो खड़ा भी नहीं किया। बीजेपी तीनों में प्रत्याशी लगाए और 2 जीत हासिल हो गया। बड़ी पहली बार इतना जीत एमएलसी में बीजेपी का जीत। ये पूरा ये लोग आज मोदी जी की ओर, जिस तरह मध्यम वर्गीय के लिए पिछली बजट में जो छूट दिया गया, जो स्कीम बनाया गया, ये उनका भी आज तेलंगाना में भी ये लहर बन रहा है।
जी के लक्ष्मण जी, आपका कहना है कि जो बजट दिया गया, बजट से लेकर अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की जो तमाम नीतियां रही हैं उस पर एक बड़ी मोहर है, लेकिन 2 सीटों पर अब जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये बढ़त के तौर पर इसको देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हम ये बात करें कि बीजेपी के लिए चुनौतियां हमेशा से दक्षिण के राज्यों में रही हैं, धीरे धीरे करके उन चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है। ऐसे में अगर हम तेलंगाना की ही बात करें तो आपको वो कौन से अभी भी क्षेत्र लगते हैं जिस पर काम करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? रितु जी, जिस तरह मोदी जी का योजना है ये हम घर घर तक अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने का हम जिम्मेदारी मानते हैं। जिस तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा है, जो जितने भी वंचित वर्ग है उनके लिए, इसके लिए मोदी जी सरकार जितने योजना बनाए ये योजना को पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है और लोगों का उम्मीद है, लोगों का विश्वास है। जिस तरह मोदी जी सरकार पूरा देश में जो आज विकास के आगे बढ़ते जा रहे, उसी तरह तेलंगाना में भी चाहते, क्योंकि आज पूरा भ्रष्टाचार तेलंगाना के अंदर और इतना आज पूरे 8 लाख रुपए कर्जा से लोग को बर्बाद किया दोनों ने, बीआरएस और कांग्रेस। इसलिए लोग बीजेपी के माध्यम से ही, मोदी जैसा आज शासन के माध्यम से तेलंगाना में कुछ तरक्की हो सका, इसलिए लोग चाह रहे कि तेलंगाना में भी बीजेपी सरकार को आना है। जी के लक्ष्मण जी, कांग्रेस की क्या नीतियां रही जो आपको लगता है कि उसका एक बड़ा असर इन 2 जीत में दिखाई देता है, या बड़े परिवर्तन की तरफ आप लोग देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में उसको एक तरह से एक निर्णायक जीत के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए आप देख रहे हैं? जरूर दक्षिण में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी चुनाव हुआ तेलंगाना के अंदर, ये डबल इंजन सरकार, बीजेपी का सरकार बनने वाले तय हो गया। कांग्रेस से लोग तबाह हो गए, बदलाव चाह रहे और लोगों का, किसान हो, आज किसान का आत्महत्या, महिला, जो भी गारंटी के नाम पर लोगों को वादा किया सब आज पूरे असत्य निकले। कोई भी महिलाओं के लिए महीना महीना जो राहुल गांधी जी बताया, महीना महीना आकर कटाकट आप 2,500 रुपए ले सकते, आज तक वो आज तेलंगाना के अंदर ये अमल ही नहीं हुआ। इस तरह जितने भी कृषि का, जो किसान का ऋण माफी बोले एक खरे एक, इस तरह जो भी गारंटी दिए गारंटी का पूरा वारंटी खत्म हो गया। या तेलंगाना में ही नहीं, आज कर्नाटका में भी हो या हिमाचल प्रदेश, आने वाले दिनों में जरूर दक्षिण के अंदर कर्नाटका में, तेलंगाना में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी का सरकार बनना ये तय हो गया। यही जिम्मेदारी लेके हम कार्यकर्ता के नाते घर घर पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे, मोदी जी का जो विकास है, मोदी जी का जो योजना है, अंतिम व्यक्ति को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जरूर हम तेलंगाना में बीजेपी का सरकार को हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के लक्ष्मण जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए, डीडी न्यूज से धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। आतंकी लाजर मसीह को यूपी के कौशाम्बी जिले से आज तड़के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जुमनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सामान में 3 हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 विदेशी कारतूस शामिल है। इसके अलावा उसके पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पत्ते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था।
पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इससे लार्जर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स एक्टिव है। ऑब्वियसली ये जीवन फौजी जो स्वर्ण सिंह एलियस जीवन फौजी जिसने रीसेंट टाइम्स में काफ़ी हैप्पी पशियाँ जिसने बॉर्डर बेल्ट में अभी रीसेंट टाइम्स में आईसी बैग मॉड्यूल के तहत पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए थे, ग्रेनेड अटैक्स किए थे, ये उनका एक मेन ऑपरेटिव था। और अब इसे हम लेकर आएंगे, फिर इसका प्रॉपर रिमांड लेकर इससे पूछगिछ की जाएगी। हमें उम्मीद है कि इसकी अरेस्ट से एक जो मॉड्यूल है वो हमने बस्ट कर लिया है एंड जो भी इनके ऑपरेटिव्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो सारे इसके पता चल जाएगा। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की STF तथा गुजरात ATS ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई थी। भाई वो तो मैंने आपको पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। हाँ। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं। जैसे चीज़ें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। उसके बारे में अलग से। कौशाम्बी में कहाँ रुका था सर? कौशाम्बी में क्या अपनी आइडेंटिटी पे रुका था? इसके घर में रुका था? कौशाम्बी से कनेक्शन क्या है? क्या नेपाल भागने की कोई वहाँ? नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। कौशाम्बी से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उनको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीज़ें अभी जो चीज़ें बताने लायक है मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसने नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे, पुलिस रिमांड पर। नहीं, हम वो तो कोकराज थाने पे होगा मुकदमा। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। नहीं, अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे
एक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी, जेल शिफ्ट करने की, नहीं कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी, तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठा था कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती है उस पे उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए जाते हैं। भाई इसकी मंशा वही थी, हमने प्रेस रिलीज में लिख के भी दिया है और बोला भी है आपके साथ। धन्यवाद। यूपी के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का खूंखार आतंकवादी लाजर मज्जी को गिरफ्तार किया है यूपी एसटीएफ ने, और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है उसे डीजीपी उत्तर प्रदेश ने संवाददाताओं के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि फर्जी पते पर जो गाजियाबाद का पता था उस पर आधार कार्ड बनवाया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था इस बब्बर खालसा के खूंखार आतंकवादी ने, क्योंकि प्लानिंग ये थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसको पुर्तगाल जाना था, तो इसलिए पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया हुआ था। ये फर्जी पता है गाजियाबाद का। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पंजाब से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी तक या उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में गोला बारूद, हथियार और मादक पदार्थ लगातार आ रहा था। ये तमाम जानकारियां इस बब्बर खालसा के इस आतंकवादी से अभी शुरुआती जांच में सामने आई है, जिसे यूपी डीजीपी ने पत्रकारों के सामने रखा। उधर संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को एसडीएफ संभल वंदना मिश्रा के यहाँ सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता के समय बढ़ाने के आग्रह पर सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च निर्धारित की गई है। इस मामले में एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद मकान अपने नाम न होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। वहीं सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि वकीलों की हड़ताल के कारण एसडीएम कोर्ट में नहीं बैठी हैं और उन्होंने अपनी ओर से सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। बता दें कि संभल के दीपासराय में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में तहसील प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया था। सांसद की ओर से उसके वकील ने मकान को सांसद के नाम न होने और निर्माण पुराना होने का दावा किया था। तो विनियमित क्षेत्र में अवैधानिक रूप से मकान निर्माण का जो ही मामला था, उसमें अग्रिम तिथि 18 मार्च की नियत की गई। उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया, जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए, तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नवनिर्माण नहीं है, ना तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। कई बार अवसर मांगने के बाद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी क्रम में जुर्माना लगाया। उनकी हड़ताल भी है, जिस कारण मैडम बैठी नहीं है कोर्ट में, वो किसी कार्य से बैठी हुई गए भी हैं। हमने अपना जवाब कंप्लीटली दाखिल कर दिया फाइल में, कोई कमी नहीं है, जो भी है अगले डेट पर हो जाए। और यूपी के संभल में होली एवं रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम एवं एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद संभल में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गाँव में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित ढांचा के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस चौकी निर्माण में अब उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बरसाए थे। दरअसल बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों के फेंके गए करीब 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जमा किए गए थे। बिखरे पड़े ईंट पत्थरों को पुलिस प्रशासन ने इन्हें इकट्ठा करवा कर रखवा लिया था। अब इनका सदुपयोग पुलिस चौकी निर्माण में किया जा रहा है। संभल के दीपासराय चौकी, हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी के अलावा सरकार के बजट से कुल 38 आउटपोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल में कुल 38 आउटपोस्ट और अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। संभल में कुल 38 पुलिस आउटपोस्ट एवं अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण है वो करवाया जा रहा है, जिसमें चौकी दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, चौकी सत्यव्रत, चौकी खग्गूसराय, चौकी भोलेश्वर और उसके अलावा अन्य तमाम ऐसे आउटपोस्ट हैं जो कस्बा के अंदर एंट्री और एग्जिट को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहां से उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पथराव किया था, उन जगहों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियाँ बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के घरों पर भी छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के 10 से अधिक अधिकारियों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। इनमें प्रमुख तौर से करूर जिले के रायनूर स्थित कोंगुमेस के मालिक मणि उर्फ सुब्रमण्यम का घर शामिल है। इसके अलावा इडोर रोड पर सरकारी ठेकेदार एम शंकर आनंद और शक्ति मेस के मालिक कार्ति के आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये सभी लोग मंत्री सेंथिल बालाजी के समर्थकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। ईडी की ये छापेमारी धन शोधन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। मंत्री सेंथिल बालाजी पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामले शामिल हैं। ईडी इन आरोपों की गहन जांच कर रहा है और इससे संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है जो कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके 3 दिन बाद ही 29 सितंबर को उन्हें तमिलनाडु के बिजली, मद निषेध और आबकारी मंत्री के तौर पर बहाल कर दिया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा उनकी बहाली पर चिंता जताते हुए उनके खिलाफ मामले में गवाहों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाया था। कर्नाटक में लोकायुक्त ने आज सुबह विजयपुरा शहर में एक बड़े छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये छापा होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी के ठिकानों पर मारा गया। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी शिवानंद किम्बावी के आवास और फार्म हाउस पर छापा मारा है। फिलहाल जब्त हुए दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है और आय से अधिक संपत्ति सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। कर्नाटक लोकायुक्त ने जनवरी 2025 में भी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। तब 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई थी। जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई थी उन पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत देश में कई इलाकों में छापे मारे हैं।
ईडी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये छापेमारी की गई है। ईडी ने दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में एसडीपीआई के मुख्यालय और कार्यालयों पर छापा मारा है। ईडी ने दावा किया था कि दोनों संगठनों के बीच एक संगठित संबंध है और एसडीपीआई के माध्यम से पीएफआई अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पीएफआई के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे एक गैरकानूनी संगठन बताते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किसानों के आंदोलन पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कल लुधियाना में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों को हिस्सा लेने की अपील की गई है। दरअसल किसान नेताओं ने 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने चंडीगढ़ जाने की कोशिश कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नई सरकार देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के तहत विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बीच हुई अहम बैठक के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में बीती रात दिल्ली पुलिस द्वारा गश्त अभियान चलाया गया। कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पूरी रात सड़कों पर गश्त करते नजर आए। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। डीएमआरसी की गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर सुरंग खोदने का काम जारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उपस्थित रहे। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। पहला नेटवर्क चाइना, दूसरा यूएसए का है और हमारा भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ये नेटवर्क हो चुका है। जहाँ तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हम लगातार मेट्रो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे के दौरान लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर भी बात की। भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा अस्थिर है तो ये अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. When any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now, when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other. I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums, the next phase of equilibriums. And we want a stable relationship being the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been
that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन में खालिस्तानियों द्वारा उकसाने वाली कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और ब्रिटिश प्रशासन की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि यूके दौरे के दौरान विदेश मंत्री की सुरक्षा में सेंध वाली घटना के चित्र देखे गए हैं। हम इस छोटे समूह के अंतर्विरोधी और चरमपंथी कार्यों की निंदा करते हैं। हम ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के मामलों में अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरी तरह से निभाएगी। गौरतलब है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लंदन दौरे के दौरान कुछ खालिस्तानी तत्वों ने उनकी कार को घेरने और हमला करने की कोशिश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए हमास को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि शालोम हमास का मतलब नमस्ते और अलविदा है। आप इसमें अपना विकल्प चुन सकते हैं। सभी बंधकों को अभी रिहा करें और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पोस्ट ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में बंधकों के एक समूह से मुलाकात के बाद आई है, जिन्हें हाल ही में युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया था। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी पुष्टि की है कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका सीधे हमास के साथ बातचीत कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सराहना की है। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा एक सकारात्मक कदम है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जेलेंस्की ने उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें यूक्रेन के शांति समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई गई है। इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चाएं चल रही हैं। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ सहयोग में सकारात्मक प्रगति हुई है, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच जल्द ही एक और बैठक हो सकती है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी निर्यात पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने के जवाब में अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 15% तक का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही चीन ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन WTO में चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चीन का कहना है कि अमेरिका द्वारा एक तरफा शुल्क बढ़ाने से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर हो रही है और इससे अमेरिकी कंपनियों एवं उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं अमेरिका के साथ कनाडा का टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगा दिया है तो कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पहले चरण में अमेरिका से आने वाले लगभग $155 बिलियन के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। कनाडा के WTO में राजदूत ने कहा कि ये फैसले हमारे हितों के खिलाफ हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी समझते हैं। यूरोपीय संघ के नेता अपने सैन्य बजट को शीघ्र बढ़ाने के तरीकों पर सहमति बनाने के लिए गुरुवार को आपात बैठक करने की योजना बना रहे हैं। यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को रोके जाने और ये संकेत दिए जाने के बाद हो रही है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ के नेताओं को पत्र लिखकर सूचना दी। बैठक में यूरोपीय संघ के नेता रक्षा खर्च के लिए अधिक धनराशि प्राप्त करने तथा प्रतिबंधों को कम करने के तरीकों पर विचार करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोला है उस पर तमाम देश एक तरह से पलटवार कर रहे हैं और बड़ा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप को दे रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी गौरव। शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की खबर के साथ, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनलिस्ट हैं वो तय हो गए हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले दुबई में खेले गए मैच में सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबलों की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 बार भारत को हराया है। न्यूजीलैंड ने साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था। वहीं ये टीम 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी टीम इंडिया को हराने में कामयाब रही थी। हालांकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत का सामना न्यूजीलैंड से 3 बार हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड को कभी जीत नसीब नहीं हुई है। साल 2023 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड का सामना हुआ था और टीम इंडिया ने वहां पर जीत हासिल की थी। इसके बाद इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमें टकराई थीं, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लीग स्टेज मैच में भी भारत जो है वो न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहा था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत का पल्ला जो है न केवल प्रदर्शन के आधार पर बल्कि आंकड़ों के आधार पर भी न्यूजीलैंड पर भारी है। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 36 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ने बुधवार रात अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की। हालांकि उन्होंने पुष्टि की कि वो टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। मुशफिकुर के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा 274 वनडे मैच का रिकॉर्ड है। 37 साल के इस खिलाड़ी ने 7,795 रन के साथ देश के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो क्रिकेटर भी हैं। मुशफिकुर के एक दिवसीय क्रिकेट प्रारूप में 9 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं स्पेशल ओलंपिक की, जहां इटली के ट्यूरिन में 8 मार्च से 15 मार्च तक स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन होगा, जिसमें भारत का 49 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इन खेलों को लेकर भारतीय दल ने अपनी तैयारी को पुख्ता माना है और उन्हें विश्वास है कि इटली से जीत की बड़ी तस्वीर सामने होगी। जोश और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए स्पेशल एथलीटों का ये दल अब अपनी अद्भुत छाप को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौका इटली में 8 मार्च से आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का है, जहां भारत का 49 सदस्यीय दल खुद को चैंपियन के तौर पर सामने लाने के लिए अपनी चुनौती पेश करेगा। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय दल एक बार फिर मोर्चा फतेह करने में सफल रहेगा। दोस्तों, जब आप इटली जा रहे हैं तब वहां आप खेलेंगे, वहां आप परफॉर्मेंस करेंगे और हर क्षण, हर मेहनत, आपका जुस्सा और आपका जज्बा, मुझे पूरा विश्वास है आपके गले में मेडल के साथ ही वापस आएगा। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने भी भरोसा जताया कि इटली में इस बार एक नई कहानी लिखने में भारतीय दल कामयाब होगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत न केवल स्पोर्ट्स के माध्यम से एक रेवोल्यूशन लाना चाहती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से इन खिलाड़ियों के जीवन को परिवर्तित करना चाहती है, लेकिन इनको शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर हम कैसे बनाएं, इसके लिए भी प्रयासरत है। जाहिर तौर पर इन खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मिल रहा ये समर्थन इनके प्रदर्शन को तो नया रूप देगा ही, साथ ही साथ देश को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में एक नई प्रगतिशील पहचान प्रदान करेगा। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां हैदराबाद एफसी आज इंडियन सुपर लीग मुकाबले में पंजाब एफसी की मेजबानी करेगी। ये दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुकी हैं और वे अपने अभियान का सम्मानजनक तरीके से अंत करना चाहेंगी। पंजाब एफसी 22 मैचों में 7 जीत, 3 ड्रॉ और 12 हार से 24 अंक लेकर तालिका में 10वें स्थान पर है। वहीं हैदराबाद एफसी की टीम 22 मैचों में 4 जीत, 5 ड्रॉ और 13 हार से 17 अंक लेकर 12वें स्थान पर मौजूद है और वो अपने पिछले 5 घरेलू मैचों में अपराजित रही है, जिसमें 2 जीत शामिल है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की बात करें तो रियल मैड्रिड की टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अंतिम 16 के पहले लेग का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। टीम ने पहले लेग के मैच में एटलेटिको मैड्रिड की टीम को 2-1 से हरा दिया। इस मैच में रियल मैड्रिड की टीम ने खेल के चौथे मिनट में ही गोल दाग शुरुआती बढ़त को हासिल कर लिया। हालांकि इसके बाद एटलेटिको मैड्रिड की ओर से बराबरी का गोल दागा गया, लेकिन खेल के 55वें मिनट में रियल मैड्रिड की ओर से ब्राहिम डाइस ने गोल दाग टीम को 2-1 से आगे कर दिया। ये बढ़त अंत तक कायम रही। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 फाइनलिस्ट जो हैं अब तय हो चुके हैं। भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा और 9 मार्च को ये मुकाबला होगा, जो कि एक सुपर संडे होगा। जी हाँ, बिल्कुल 9 मार्च का इंतजार सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में संगम स्नान से वंचित रहे लोगों को हापुड़ में एक और अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संगम का जल दमकल विभाग की गाड़ी से हापुड़ जनपद में लाया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियों के माध्यम से महाकुंभ संगम का करीब 3200 लीटर पवित्र जल जनपद हापुड़ में पहुंचाया है। दमकल की गाड़ियों में भरे पवित्र जल का वितरण किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ स्नान का पुण्य सभी को मिल सके। हापुड़ के गांव के हर एक व्यक्ति को पवित्र जल मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर संगम का जल गांव-गांव में भेजा जा रहा है और ग्रामीणों को वितरित किया जा रहा है। ये पवित्र महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद में जो लोग वहाँ पे किसी कारणवश नहीं जा पाए स्नान करने, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की पहल पर ये हमारे यहाँ पर जल आया हुआ है पवित्र त्रिवेणी से। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वितरित करा पाएँ। तो इसमें एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसको हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और प्रधानों और लेखपालों के माध्यम से इसको भिजवा रहे हैं और वहाँ पर इसको लोगों को आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल वितरित किया जाएगा। सब गाड़ियों के अंदर एक बृहद क्षमता से पानी का जल वहाँ से आ सकता था, बाकी दूसरे माध्यम से इतने आसानी से नहीं आ सकता था। तो सभी 75 जनपदों में यह जल संगम का त्रिवेणी का जो पावन जल है वो लाया गया है। हमारे जनपद में लगभग 3200 लीटर जल आया है, जिसे जो है अलग अलग माध्यम से ब्लॉक से आगे ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में और स्टाफ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जो इतनी पॉसिबल है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखिए न्यूज़ पंच कृतिका के साथ। नमस्कार।